उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक की बीवी शाइस्ता पर पुलिस ने 50,000 का इनाम पहले ही घोषित किया था और अब अतीक की बहन आयशा और अशरफ की बीवी जैनब पर 25 से लेकर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाई गई अतीक अहमद के भाई अशरफ की बीवी जैनब फातिमा और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी पर प्रयागराज पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस कमिश्नर ने दोनों आरोपी महिलाओं पर 25 से लेकर 25,000 का इनाम रखा है। अब जो भी माफिया की बीवी और बहन को पकड़वाएगा उसको पुलिस 25,000 रुपये इनाम देगी। अशरफ की बीवी जैनब और अतीक अशरफ की बहन आयशा नूरी उमेश पाल हत्याकांड के 10 दिन बाद से अब तक फरार है। दोनों ही आरोपियों के घर पर पुलिस कुर्की की कार्रवाई भी कर चुकी है। जैनब प्रयागराज के हटवा में जबकि आयशा नूरी मेरठ में रहती थी। दोनों अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, इसलिए दोनों औरतों पर पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। अगर दोनों नहीं पकड़ी गई तो इनाम की राशि और बढ़ाई जा सकती है। मुंबई इंडियंस को उसी के घर पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई इंडियंस की यह सीजन की तीसरी हार है और उसे अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है। राजस्थान रॉयल्स ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी इस मैच में लड़खड़ा गई और टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 125 रन ही बना पाई। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग के अर्धशतक के दम पर 15.3 ओवरों में ही यह मुकाबला अपने नाम किया। मुंबई इंडियंस अंक तालिका भी अभी भी आखिरी स्थान पर है। वहीं इस मुंबई इंडियंस द्वारा हार के हैट्रिक लगाने के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा कि उनका विकेट मैच का अहम टर्निंग पॉइंट रहा। मुंबई इंडियंस को मिली हार के बाद हार्दिक पांड्या ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, हाँ, एक कठिन रात, हमने उस तरह से शुरुआत नहीं की जैसी हम शुरू करना चाहते थे। मैं मुकाबला करना चाहता था। हम 150 से 160 के आसपास पहुंच जाने की अच्छी स्थिति में थे, लेकिन मेरे विकेट ने उन्हें खेल में वापस आने की अनुमति दी। मुझे और भी बहुत कुछ करने की जरूरत थी। ये ठीक है, हमें ऐसी सतह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप इसे हमेशा बल्लेबाज के रूप में नहीं रख सकते। कई बार गेंदबाजों के लिए अपनी बात रखना अच्छा होता है। यह सब सही चीजों करने के बारे में है। परिणाम कभी कभी होते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। एक समूह के रूप में हमारा मानना है कि हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा अधिक अनुशासित होने और बहुत अधिक साहस दिखाने की आवश्यकता है। दिल्ली की शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल की सेल नंबर 2 में रहेंगे। इसी जेल में केजरीवाल के सहयोगी और शराब नीति केस में आरोपी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अलग अलग सेल में बंद है। के कविता भी महिला सेल नंबर 6 में रखी गई है। दिल्ली की शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। सोमवार को ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी ने कोर्ट से केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब दिल्ली के सीएम तिहाड़ जेल की सेल नंबर 2 में रहेंगे। इसी जेल में केजरीवाल के सहयोगी और शराब नीति केस में आरोपी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अलग अलग सेल में बंद है। के कविता भी महिला सेल नंबर 6 में रखी गई है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 3 अप्रैल को सुनवाई है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को सीएम हाउस में गिरफ्तार किया था। उन्हें 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी रिमांड पर भेजा था। इसके बाद 28 मार्च की सुनवाई में कोर्ट ने उनकी रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अब वो 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी संजय सिंह की जमानत और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछले सुनवाई में संजय सिंह के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। संजय सिंह को 1.5 साल बाद गिरफ्तार किया गया। सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि अप्रूवर की गवाही तब तक विश्वसनीय नहीं होती जब तक उसकी पुष्टि न
हो जाए। 19 जुलाई 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया, यहाँ तक कि 164 के बयान में भी नाम नहीं लिया था। संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ शिकायत की और फिर ईडी ने बिना किसी समन के उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था। सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को मामले में 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता पहले से ही इस मामले में जेल में कैद है। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वह 10 दिनों तक उसकी हिरासत में रहे। प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा की अदालत में पेश किया गया है। ईडी ने उनकी 15 दिन की न्यायिक हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्होंने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। अदालत ने ईडी की याचिका मंजूर कर ली है। मंगलवार को यानी आज प्रधानमंत्री मोदी किच्चा बाईपास मार्ग पर स्थित मोदी मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। डॉग स्क्वाड ने जनसभा स्थल के आसपास सघन तलाशी अभियान चलाया। जेपीएस चौराहे के गंगापुर चौराहा तक जीरा जोन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को रुद्रपुर पहुंच रहे हैं। वहां यहां मोदी मैदान में आयोजित बसपा की शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। इसके लिए मोदी मैदान में भव्य मंच को तैयार किया जा रहा है। जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। रैली में 1 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी किच्चा बाईपास मार्ग पर स्थित मोदी मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। इसको लेकर एसपीजी की निगरानी में मोदी मैदान में लोक निर्माण विभाग भव्य मंच व जनता के लिए दर्शक दीर्घा बनाई जा रही है। लोक निर्माण विभाग की ओर से मैदान को समतल कर आरबीएम डालकर रास्ते पक्के किए गए हैं। सड़क की सफाई करने के साथ ही डिवाइडरों की रंग रोगन किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 1 अप्रैल को गुजरात के सूरत में युवा व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत की। बातचीत सत्र के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करने वाले देशों को सीधी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कुछ देशों की टिप्पणी करने की पुरानी आदत है, लेकिन यह एक आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कुछ देश ऐसे हैं जिनकी दूसरे देशों पर टिप्पणी करने और उन्हें ध्यान देने की पुरानी आदत है, लेकिन उन्हें यह भी समझाना चाहिए कि अब समय बीत चुका है और अब बहुत देर हो चुकी है। अगर आप दुनिया से बात करते रहेंगे तो एक दिन दुनिया जवाब देगी। घर पर जो कुछ भी होता है वह उनके घर का मामला है। कुछ देश हैं जिनकी मैं कहूँगा पुरानी आदत है कि दुनिया पे माने अलग देशों पे टिप्पणी करना, दुनिया को ज्ञान देना, इसका अब समय बीत चुका है। घर में जो होती है वो उनके घर का मामला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल को बुलंदशहर के एक जनसभा के दौरान पिछली सरकारों पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि पहले केवल गुंडे ही सुरक्षित थे। उन्होंने कहा कि जो गुंडे पहले सुरक्षित थे वे आज असुरक्षित है। सीएम योगी ने कहा यहाँ ऐसा विकास हुआ है जिसकी शायद ही कभी कल्पना की गई है। पहले केवल गुंडों ही सुरक्षित थे, जो गुंडे पहले सुरक्षित थे वे आज असुरक्षित है। यह परिवर्तन जो असंभव था वह संभव हुआ है। पिछली सरकारों की दंगा पॉलिसी को भी आप लोगों ने देखा है। दंगा होता था, सुरक्षित था तो केवल गुंडे थे या कुछ चंद परिवार थे। आज जो गुंडे पहले सुरक्षित थे आज वे असुरक्षित हुए हैं। यह परिवर्तन जो असंभव था वह संभव हुआ है। पिछली सरकारों की दंगा पॉलिसी को भी आप लोगों ने देखा है। दंगा होता था। मैं 2017 में जब आया था यही विधानसभा चुनाव का शुभारंभ करने के लिए, जब मैंने यहां पे चुनाव की बात कही तो लोगों ने कहा अरे
अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग के सीईओ अरुण बंसल ने भारत के एविएशन की ग्रोथ पर पूछे गए सवाल पर कहा कि वह भारत में एविएशन की ग्रोथ को लेकर काफी उत्साहित है और भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उन्होंने कहा कि विमानन के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार होगा। एएनआई से बात करते हुए अदानी एयरपोर्ट्स के सीईओ अरुण बंसल ने कहा, हम भारत में विमानन के विकास को लेकर बहुत उत्साहित है। भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के साथ विमानन में छलांग लगाना तय है। मेरा अनुमान है कि अगले 20 वर्षों में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार होगा और इसलिए हमारे लिए निवेश करने के लिए बुनियादी ढांचे की जरूरत है। We as a airport operator, Adani, we are doing few investments which will facilitate passenger journey tremendously. We are digitizing a lot of processes which will for the benefit of the passenger. Right now our focus is to consolidate our presence in India, make sure that we provide best in class experience for our consumers. We are very bullish on the growth of aviation in India. As you know that India will soon become the third largest economy. In next 20 years, in next 2 decades, India will be the second largest aviation market in the world. And benefits for the passengers. What's Adani doing in terms of the infrastructures and betterment for the passengers at airports? So as an airport operator, Adani, we are doing few investments which will facilitate passenger journey tremendously. Number one is the investment in digital tools. So we are digitizing a lot of processes which will for the benefit of the passenger. Number two is to increase the physical infrastructure. As you know, we just recently, yesterday, opened the Lucknow new terminal where we will migrate all the domestic and international flights. And the new terminal is almost 80% larger than the combined T1, T2. We are building a new terminal which will also be commercial in Guwahati. भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक और मील का पत्थर, देश का रक्षा निर्यात अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया जो 21,000 करोड़ रुपए का पार कर गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पोस्ट किए गए बयान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 से लेकर 2024 में भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए हो गया। 1 अप्रैल को एक्स से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% की उल्लेखनीय विकास दर की घोषणा की। यह अभूतपूर्व वृद्धि भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए ठोस प्रयासों और रणनीतिक पहल को दर्शाती है। इस सफलता की कहानी में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को लगभग 50 भारतीय कंपनियों में सामूहिक प्रयासों का योगदान है। इन अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को उपकरणों ने रूस, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात सहित अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से महत्वपूर्ण रुचि पैदा की है। विशेष रूप से भारत का रक्षा निर्यात दुनिया भर के 84 देशों और क्षेत्रों में फैला हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अप्रैल को राजस्थान के जोधपुर में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एचएम अमित शाह ने कहा कि 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विश्व अर्थव्यवस्था में भारत को 11वें स्थान पर रखा और आज 10 साल के भीतर पीएम मोदी ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। उन्होंने लोगों से मोदी को दोबारा पीएम बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि वह भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। 10 दिनों के भीतर हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया। पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा और उसे समृद्धि बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मैं मोदी की गारंटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। पीएम मोदी को दोबारा पीएम बनाए और वह भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे।
पीएम मोदी ने बीजेपी की स्थापना के बाद से हमने जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा किया है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में धारा 370 लगाकर गलती की थी। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 खत्म किया और कश्मीर में भारतीय झंडा फहराया। 70 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के मुद्दों से भटकती रही है, लेकिन पीएम मोदी ने न केवल आधारशिला रखी बल्कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। 10 साल से भारत के अर्थतंत्र को ये अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह 11वें नंबर पर फ्रीज कर बैठ गए।